देखें तो मसल में से नर्व और मसल फिजियोलॉजी इकट्ठा आता है। इसमें से तकरीबन आपके टोटल अगर देखा जाए रफ एस्टिमेट मैंने लिया था 15 से 20 नंबर इसमें से निकालते हैं टोटल एमसीक्यूज के निकाल के। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, कंबाइंड होता है नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी के नाम से। ठीक है, नर्व वाला पोर्शन आप लोगों ने कर लिया हुआ है और अब हम मसल फिजियोलॉजी करने लगे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो आपका थर्ड टेस्ट बनेगा उसमें ब्लड ऑलमोस्ट सारा होगा और मसल फिजियोलॉजी आएगी। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने साथ साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। और हमारी कोशिश है एक दफ़ा जो आपका ब्लॉक एग्ज़ाम होना है, देखेंगे अगर टाइम कोई बनेगा मैं डिस्कस करता हूँ डॉक्टर मुदस्सिर से, कोई हिसाब किताब बनेगा तो ब्लॉक एग्ज़ाम जो होना है उससे पहले हम एक और आपका पूरा ब्लॉक एग्ज़ाम की उसका जिस तरह होता है ना स्टैंड अप टाइप होता है वो मैं एक एग्जाम ले लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए पूरे सिलेबस में से गो थ्रू हो के जब क्या ऐसा होगा सेल नर्व मसल जेनेटिक्स और ब्लड, ये चारों का कंबाइन भी हम एक कोशिश करेंगे कि इसको एक एग्जाम कंडक्ट करें अगर टाइम लगा तो। वरना ये कि आपका ब्लॉक एग्जाम जो पहला रहा है उसमें फिजियोलॉजी का यही पोर्शन होगा, वो जब भी आया है देखते हैं वो कब आता है। उसमें सेल कंप्लीट है, जेनेटिक्स कंप्लीट है, सेल जंक्शंस हैं, नर्व फिजियोलॉजी तो उसके एस्पेक्ट्स जो मैंने किया था कवर और डॉक्टर मुदस्सिर ने कवर किया था, सेल फिजियोलॉजी बोथ स्केलेटन एंड स्मूथ मसल, और ब्लड फिजियोलॉजी जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप्स, ये सारा सिलेबस आपका फर्स्ट ब्लॉक का सिलेबस है। मतलब समझ लो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम जो आपका होना है वो इस सिलेबस के ऊपर है। अब ये स्प्लिट किया हुआ है जो आप आपको पढ़ा रहे हैं, साथ साथ डिवीजन की हुई है, पहला टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, थर्ड टेस्ट में आप सारी चीज़ें कवर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब ब्लॉक एग्जाम होना है उसके लिए ज़रा तैयारी साथ साथ देख लेना, मैनेज करना है आप लोगों ने। टेंटेटिवली क्या डेट होगी ब्लॉक एग्जाम की? ब्लॉक एग्जाम की टेंटेटिवली डेट ये है कि अब ये जो इशू आए थे ये लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ये टोटली 3 वीक्स का हिसाब बनता है। मैं देख लेता हूँ, मई जून, जून का स्टार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल का क्या होगा? प्रैक्टिकल का देखें, अल्लाह करे कॉलेज खुले इसमें आए, वरना सबसे वर्स्ट केस तो ये होता है कि उसको भी फिर ऑनलाइन आप लोगों को उसकी डिमॉन्स्ट्रेशंस दी जाएं ताकि नो हाउ थोड़ी सी हो डेवलप हो, ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन दी। लेकिन हमारी कि अभी हम थ्योरी कर लें और जब भी कॉलेज अल्लाह करे खुले तो हम फिर आर्टिकल्स वगैरह भी उसके साथ ही वो करें उनके। तो ये अब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहला आपका ब्लड इम्यूनिटी और ये सारा ये तकरीबन जून के पास करके आपका मई का एंड कर लें। रफ एस्टिमेट मैंने आपको रफ डेट बताई है, ये भी फाइनल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से सब चेंज हो गया। जो हमारे पास प्रीवियस प्लान था उसमें ये बन रहा था मई का एंड, 25 मई से स्टार्ट हुई थी असेसमेंट्स। ठीक है, करें स्टार्ट भी, कितने बचे हैं? 121 जी सीआर करें स्टार्ट। यस सर। सो मसल फिजियोलॉजी के बारे में हमें जनरल ओरिएंटेशन क्या है, मसल्स क्या, मसल फिजियोलॉजी क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में, क्या इंपॉर्टेंस है। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी जब हमने नर्व स्टार्ट किया था कि एक्साइटेबल टिश्यूज हैं हमारी बॉडी में, दो तरह के एक्साइटेबल टिश्यूज हैं जो कि एक्साइटेशन शो करते हैं, जो कि एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, जो कि किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की पावर है। तो उसमें एक नर्व था जो कि नर्व की हमने कर ली है, और दूसरा एस्पेक्ट था मसल का, मसल सेल्स। Muscle cells are highly specialized for the conversion of chemical energy into mechanical energy. Specifically, muscle cells use the energy in ATP to generate force to do work. थोड़ा ऊंचा बोलो। मेरी आवाज कम आ रही है जी? Yes, जनता sir. फैसला करेगी। जी सर, एकदम बहुत कम हो जाती है। एकदम बहुत कम हो जाती है। अब ठीक जी है, सर। अब हाँ सही जी, आ रही आवाज? यस सर, ऐसे ही बोले। ऐसी बोले, अब जी ज्यादा सर, आवाज अब हुई है सही है। और तेज करूं? अब ठीक है? यस सर। आप रोना शुरू हो जाना। नहीं, मुझे रोजा नहीं लगता बेटा, मैं इस चीज की ट्रेनिंग है, हम काफी लंबे लेक्चर भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
सो मसल सेल्स जो हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो मसल्स में जो हमारी एक्टिविटी हो रही है, मसल्स में जो हम वर्किंग कर रहे हैं, आपकी डेली रूटीन की वर्किंग है, आप चलते हैं, आप बैठते हैं, आप खड़े होते हैं, आप भागते हैं, ये सारा क्या हो रहा है, ये मसल्स ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मसल्स की एक्टिविटी है। ठीक है, मसल्स के अंदर एनर्जी है, मसल्स कहाँ से एनर्जी ले रहा है, मसल्स के अंदर क्या सोर्सेज हैं एटीपी की। ऑब्वियसली हमें पता है कि एटीपी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से वो एटीपी क्लीव होती है, तो वहां पर उसके जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस होते हैं वो टूटते हैं, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज के हमारी बॉडी में मसल कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में रोल प्ले करती है। तो हम इस पूरे यूनिट के अंदर ये सारा कुछ देखेंगे कि मसल की क्या, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके अंदर अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कैसी अपीयरेंस आती है, और ये एटीपी कहाँ से आती है, और इस कैसे यूज होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो ये काफी डिटेल में हम करने जा रहे हैं, because work can take many forms such as locomotion, pumping blood, and peristalsis. Certain types of muscles have evolved, and there are three basic types of muscles: skeletal muscle, cardiac muscle, and smooth muscle. ये तो सबको पता होगा जी, सबको पता है ये। जी सर। अच्छा चलो, ये तीन टाइप्स हैं, इनमें कोई अभी हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ते भी हैं, जनरलाइज कोई डिफरेंसेस किसी माइंड में हो। ये तीन मसल्स की टाइप्स हैं, अभी हम सारा ये आप लोग मेरा एफएससी में किया होगा कि स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, कार्डियक मसल की क्या फीचर्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं। कोई बताएगा जी, किसी का नाम है? या कोई और अपने आप को वॉलंटियर करे। सर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं सर, इनका एक्शन जो है वॉलंटरी होता है, और बाकी स्मूथ और कार्डियक का इनवॉलंटरी होता है। बिल्कुल ऐसा एक हम ये कह सकते हैं। वेरी गुड। कौन था बेटा नाम? सर जवार। जवार जी, गुड जवार। तो स्केलेटल मसल है जो कि हमारा कंट्रोल में है, इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं, और कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स ऑब्वियसली आप देखो कि हमारे हार्ट मसल्स काम कर रहे हैं, हमारे गट के मसल्स काम कर रहे हैं, जो कि हमें पता ही नहीं, वो इनवॉलंटरीली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मसल की एक्टिविटी, जितनी हमारी एक्टिविटी है, हमारा पोस्चर, हमारी बॉडी की शेप, हमारा बैठने का स्टाइल, हमारा चलने का स्टाइल, ठीक है, सारा क्या है, ये मसल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जी जवार रीड करें जरा। All activities that involve movement depend on muscles. 650 muscles that in the human body. Various purposes for muscles or locomotion, upright posture, balancing on two legs, support of internal organs, controlling body openings, production of heat, movement of materials along internal tubes. सो सारी एक्टिविटीज जो हैं ये मसल्स पे डिपेंडेंट हैं। मसल्स अराउंड 650 टाइप्स के मसल्स हैं, 50 मसल्स हमारी बॉडी में हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली लोकोमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लोकोमोशन है, पोस्चर है, बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग, फिर सपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से इंटरनल ऑर्गन्स इसको सपोर्ट करती है मसल्स? जी लंग्स को डायफ्राम होता है, वो आपके लाइक लंग्स को वेरी सपोर्ट गुड, करता है। वेरी गुड, शाबाश। डायफ्राम होता है और लंग्स को सपोर्ट कर रहा है, हार्ट को सपोर्ट कर रहा है, इंटरकॉस्टल्स आपके मसल्स होते हैं, फिर बाद आपकी गट है, स्टमक है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें कंट्रोल हो रही हैं। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग वाल्व्स एंड बॉडी ओपनिंग्स। अब वाल्व्स कहाँ कहाँ होते हैं? ओपनिंग्स और वाल्व्स, Veins. वेन्स में वाल्व होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और हार्ट हार्ट बिल्कुल वेरी गुड, हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं, आपके एवी वाल्व होते हैं, और सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, वेंट्रिकुलर और सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं, और स्टमक की ओपनिंग, स्टमक की ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, कहाँ ओपनिंग होती है स्टमक की? स्टमक की ओपनिंग कहाँ होती है? सर एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्प्लिंटर्स होते हैं। जी, स्फिंक्टर्स होते हैं, जो कि इंटरनल रिंग्स होते हैं, जो कि इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं और वॉलंटरी भी हो सकते हैं। और वो क्या है, वहां पर जो भी होती हैं, जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक फूड होता है, वो सारा वो मूव करता है फ्रॉम स्टमक टुवर्ड्स ड्यूडेनम, फिर ड्यूडेनम से आगे आगे, फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर एनस, फिर वहां से एनल ओपनिंग्स होती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं,
तो ये डिफरेंट बॉडी ओपनिंग्स हैं। ये भी क्या है, ये आपके मसल्स ही हैं, ठीक है। मसल्स में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जो हमारे कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री मसल होता है, ये वो स्केलेटल मसल्स होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंटरनल रिंग हैं, जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, और जिसमें कौन है, स्मूथ मसल अपना रोल प्ले कर रहे हो। फिर प्रोडक्शन ऑफ हीट, इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो कि इन कोल्ड, जब आपको ठंड लगती है तो फिर आपको क्या स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है स्टार्ट? Shivering. शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग स्टार्ट से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है मसल्स के अंदर, एटीपी अपना रोल प्ले कर रही है। जब एटीपी करती है तो हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब हीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर काउंटर बैलेंस होता है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ हीट ये भी मसल्स के थ्रू हो रही है। और उसके बाद मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अलोंग इंटरनल ट्यूब्स, ये क्या हो सकता है? बिल्कुल, फूड बोलस है, वो आपके पेरिस्टालसिस के थ्रू आपके जो इंटरनल ट्यूब्स हैं, ये एसोफेगस हो गया, ड्यूटेनम हो गया, वहां पर मूवमेंट हुई है, ठीक है। इसके अलावा किडनी से यूरेटर जो ट्यूब्स हैं वो यूरेटर्स कैरी कर रहे हैं यूरिन को, वो ब्लैडर तक जा रहा है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स की मूवमेंट। सो आप देख सकते हो कि जनरली मसल का जो एक इमेज क्रिएट हो रहा है वो ये है कि मसल बहुत सेंट्रल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसमें इसकी कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कि हमारे रोल में हैं, जो कि हम वॉलेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं, वो जो किसके थ्रू हैं, कौन सी टाइप स्केलेटल मसल्स के थ्रू कर रहे हैं। और कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं जो कि इनवॉलेंट्री जो टाइप्स हैं, जिसमें स्मूथ मसल्स आ सकते हैं और कार्डियक मसल्स आते हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इनवॉलेंटरली, ठीक है। सो एक ब्रीफ इसकी डिस्क्रिप्शन थी। अब आगे जो नेक्स्ट जो यूएचएस में क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन वाइज इसको थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है कि क्वेश्चन आ सकता है, वाइव क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट मसल टाइप्स। ये दो क्वेश्चंस हैं। अब इन दो क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, कौन सी वो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट मसल फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं, जी के नाम ले लो भाई, इस तरह आप सारे नहीं बोलेंगे, वन बाय वन। सीआर जीआर अपना एक्टिव हो जाए। सर हमजा इरफान। जी हमजा इरफान बोल। जी बोलो। हमजा इरफान यस सर। भाई जाग रहे हो? यस सर। सर वो जी इंटरनेट बंद। अब तो ऑन हो गया ना, चल बता जी भाई। जी सर, आप फिर से पूछे क्या बताना है। देखो मैं ये बात कर रहा था कि हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल जो है, टाइप्स ऑफ मसल के ऊपर हम बात करने लगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट मसल टाइप्स। तो वो कौन सी टाइप्स हो सकती हैं जो भी डिस्कस की हैं? सर स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। जी, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, चलो ये तो तुम्हें पता लग गया। अब इसके आगे कोई एक एक फीचर इसका माइंड में है आपके? कोई एक एक फीचर, अभी हमने डिस्कशन भी की थी, कोई एक एक फीचर। सर कार्डियक होंगे मसल का क्या फीचर हो सकता है जी? सर, कार्डियक मसल सर इनवॉलंटरी मसल है। वेरी गुड, इनवॉलेंटरी है। फिर उसके बाद स्केलेटल मसल का क्या फीचर हो सकता है? सर स्केलेटल मसल वॉलंटरी मसल है। वेरी गुड। और स्मूथ मसल? तो वो वॉलंटरी है। अच्छा, अब कौन कौन से इनवॉलेंटरी हो गए, कौन से वॉलेंटरी हो गए? सर दो इनवॉलंटरी हो गए कार्डियक और स्मूथ, एक वॉलंटरी हो गया स्केलेटल। ठीक है, वेरी गुड। अब ये इसको एक्सप्लेन करते हुए कुछ नया पॉइंट आया माइंड में? देखो जी सर, एक स्ट्राइटेड है और एक अनस्ट्राइटेड है। दो टाइप्स जो हैं, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, उनको हम लेबल कर सकते हैं कि वो स्ट्राइएट मसल्स हो सकते हैं, और जो स्मूथ मसल है वो अनस्ट्राइएटेड है। और वॉलंटरीली की बेस पे जाएं तो स्केलेटल मसल इज वॉलंटरी मसल, जबकि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है। सो ये अब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट जब कर जाएंगे तो ये तकरीबन, आप इसको बनाना चाहें तो यू कैन मेक अराउंड 40-50 डिफरेंसेस, ठीक है। 40-50 डिफरेंसेस हम बना सकते हैं, जो कि मैं कुछ यहाँ पर आपको 30 तक तो मैं यहाँ पे आपको टेबल में दिखा दूंगा, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्मूथ मसल जब पढ़ेंगे तो उसके साथ कंपैरिजन करके भी हम बना सकते हैं। जी जी हमजा अरे जी आगे। सर स्केलेटल मसल स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, कंट्रोल वॉलंटरी है, नर्व सप्लाई ऑटोमेटिक है, प्रेजेंस लिम्स में होती है। कार्डियक मसल स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं, कंट्रोल इनवॉलंटरी है, नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक है,
प्रेजेंस हार्ट में होती है। स्मूथ मसल में स्ट्राइएशंस एब्सेंट है, कंट्रोल इनवॉलंटरी है, नर्व सप्लाई भी ऑटोनॉमिक है और प्रेजेंस विसरा में होती है। सो अभी हमें 3 कैटेगरी जो हम कर रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हमें आज और ये तो इसमें और चीजें ऐड होना चाहिए। पहले हमें सिर्फ पता था वॉलंटरी इनवॉलंटरी की गेम पता थी, हमें पता लगी स्ट्राइएशंस की भी है। अब यहाँ पर नर्व सप्लाई और प्रेजेंस के ऊपर हम बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो हमारे लिम्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं, उसके साथ एसोसिएटेड जो मसल्स हैं वो मेनली आपके स्केलेटल मसल्स, बिकॉज ऑब्वियसली लिम्स की एक्टिविटी, जो मूवमेंट होनी है, लोकोमोशन होनी है, वो सारे स्केलेटल मसल्स ही उसको मीडिएट करेंगे। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि जो लिम्स के साथ एसोसिएटेड उनकी प्रेजेंस है या बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, वो मोस्टली विद फ्यू एक्सेप्शंस वो स्केलेटल मसल होते हैं। कार्डियक मसल्स जो कि उसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं, इनवॉलंटरी कंट्रोल है उनका, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है उसकी, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट कर रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में उसके 2 पार्ट्स होते हैं, किसी को पता है? जी एनीवन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। सिंपैथिक सोमैटिक होता है। जी वेरी गुड, शाबाश सबको शाबाश। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये कब एक्टिव होता है, इसको कोई पता है? कोई यूनिक? जब कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है। जी एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो गया, फॉर एग्जांपल And if involuntary. क्या? Viva. सिर्फ वाइवा। फाइट और फ्लाइट कंडीशन, फाइट और फ्लाइट। अच्छा, वाइट और फ्लाइट कंडीशंस में जैसे वाइवा हो गया, या इसकी एग्जांपल यूजुअली दी जाती है जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, सडनली आपको होता है कि बस भागो बचो, सडनली फाइट फ्लाइट सिनेरियो क्रिएट होता है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होता है तो ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो स्मूथ मसल हैं वो उसमें स्ट्राइएशंस एब्सेंट होती हैं, भी इनवॉलंटरी, वो भी ऑटोनॉमिक इन्फ्लुएंस में है। और इसकी एग्जांपल मोस्टली हमारा विसरा है, ठीक है, विसरा में आपका सारा ये गट आती है, स्टमक आता है, फिर उसके बाद आपका ये डायफ्राम है, ये सारी चीजें जो एक्टिविटी हो रही हैं ये सारा हमारा विसरा के अंदर आता है। सो अभी तक जी किसी का नाम लें? CR भाई किसी का नाम ले लो। फायजा अरशद। Yes, sir. जी फायजा, अभी तक हमें, अब हम इसको आहिस्ता आगे लेके जा रहे हैं, अभी तक क्या क्या लर्न किया आपने, डिफरेंसेस कौन कौन से हैं भाई? सर हमने तीनों में डिफरेंसेस ये सबसे पहले पढ़े हैं कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ इनवॉलंटरी होते हैं, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, और इनकी लोकेशन कार्डियक मसल्स की हार्ट में होती है, स्मूथ मसल्स के हमारे विजुअल ऑर्गन्स में होती है, और स्केलेटल मसल्स हमारे लिम्स में होती हैं। और ये इनकी नर्व सप्लाई स्केलेटल सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, कार्डियक और स्मूथ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो अभी तक हमें ये चीजें ऐड हुई हैं इसमें आगे हम देखते हैं। आगे जी किसी और का नाम ले लें प्लीज। आरेज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें इस स्लाइड में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नो हाउ है और कुछ चीजें ऐसी नहीं हैं जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो क्या हैं, लेकिन तो हम आगे करते हैं। आरेज चलें, शाबाश। सर सब पहले लोकेशन जो है स्केलेटल कार्डियक स्मूथ की बताई हुई है। स्केलेटल है वो विद बोन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक हार्ट में, स्मूथ विजुअल ऑर्गन्स में। शेप जो है और स्मूथ शेप, ये कौन बोल रहा है? और स्मूथ में ओ हेलो, ये कौन गया है बीच में? सोई भी आत्मा कौन आ गई है बीच में? वही कौन है? कोई बोल रहा है। ये कौन है, मुझे नाम पता लग जाए उसका। CR बताओ कौन है ये? आरेज एक ही क्लास में? आरेज नाम की कोई लड़की भी है? आरेज नाम की कोई लड़की है? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। चलो भाई आरेज पढ़ो। अभी जिसको भी बोल रहा था इसके बाद बेटा आपकी बारी आ जाएगी। सर शेप जो है स्केलेटल मसल्स की सिलिंड्रिकल होती है, कार्डियक की ब्रांच्ड होती है, और स्मूथ मसल की स्पिंडल शेप्ड होती है। न्यूक्लियस जो है स्केलेटल की मोर देन वन है, कार्डियक में वन प्रेजेंट होती है, स्मूथ में भी वन है।
क्रॉस स्ट्राइएशंस स्केलेटल प्रेजेंट हैं, कार्डियक में भी प्रेजेंट हैं और स्मूथ में एब्सेंट है। साइमेर इज प्रेजेंट इन स्केलेटल, कार्डियक में भी प्रेजेंट है और स्मूथ में एब्सेंट है। टी टिब्यूल्स जो है वो स्केलेटल में लॉन्ग होते हैं, कार्डियक में शॉर्ट होते हैं और स्मूथ में एब्सेंट होते हैं। Fatigue is possible in skeletal muscles, cardiac में not possible, smooth में भी not possible. Resting RMP resting membrane skeletal में skeletal में आपका stable होता है, cardiac में stable होता है और smooth muscle में unstable होता है. Source of calcium sarcoplasmic reticulum होती है skeletal में, cardiac में भी sarcoplasmic reticulum है और smooth में ECF है. Calcium binding troponin in both skeletal and cardiac और smooth में कैलमोडुलिन होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब इस डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो फीचर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया है स्केलेटल मसल को, कार्डियक मसल को, स्मूथ मसल को। इनिशियली हमने पहले जो चीजें की थी उसमें हमने लोकेशन देखी थी, हमने उसका स्ट्राइएशन का स्टेटस देखा था, हमने उसकी नर्व सप्लाई देखी थी। ठीक है, अब ये भी देख लें, यहाँ पे लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो स्केलेटल मसल्स मोस्टली, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो बोन्स एसोसिएटेड है, बिकॉज वो भी जो भी आपकी एक्टिविटी है, लिम्स की एक्टिविटी है, उसमें इन्वॉल्व है स्केलेटल मसल्स। लोकेशन कार्डियक की हार्ट मसल्स है ऑब्वियसली, और स्मूथ मसल्स में विसरा आ जाते हैं, जो कि विसरल आपके जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो वहां पर स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व हैं। शेप देखी जाए तो सिलेंड्रिकल है स्केलेटल मसल की, ब्रांच्ड होते हैं और स्मूथ मसल स्पेंडल शेप्ड होते हैं। न्यूक्लियस उसमें तकरीबन में एक होता है, स्केलेटल मसल में ज्यादा होते हैं। फिर क्रॉस स्ट्राइएशंस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्रॉस स्ट्राइएशंस का रोल क्या है, क्रॉस स्ट्राइएशंस बनती क्यों है, हम इनको क्यों कहते हैं स्ट्राइएटेड अपीयरेंसेस? स्केलेटल मसल जी सर यहाँ पे ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, जहाँ पे वो ओवरलैप करते हैं उधर एक डार्क बैंड बनता है, और जहाँ पे थिन एक्टिन फिलामेंट्स खाली पड़े होते हैं वहाँ पे लाइट बैंड होते हैं। तो वेरी ये गुड, जो पैटर्न होता है डार्क और लाइट बैंड्स का, इसकी वजह से स्ट्राइएशंस विजिबल होती हैं उसके ऊपर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन हो भैया आप, क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये तो हमारे बताने से पहले ही बता दिया इसने। ये आप सबको पता है, आप लोगों ने पढ़ के आए एफएससी में? यस Yes, सर। sir. यस सर। वेरी वेरी गुड, चलो अच्छी बात है भाई, आप लोग पढ़ के आए हो। तो ये आपकी स्ट्राइएशंस होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल में। ऑब्वियसली अब हम इसकी डिटेल देखेंगे जब हम ये अभी इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं और सार्कोमेर को डिस्कस करें, तो मैं इसका पूरा जो अंदर स्ट्रक्चर है, ए बैंड, आई बैंड, अंदर कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, उसके कितना अंदर उसके लेंस वगैरह मैनेज होती हैं, कंट्रैक्शन में क्या होता है, रिलैक्सेशन में क्या होता है, सारी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो क्रॉस स्ट्राइएशंस प्रेजेंट कार्डियक स्केलेटल के अंदर और स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होती हैं। Obviously, sarcomere is present in skeletal muscles and cardiac muscles. Z lines होती हैं जो कि डिफाइन कर रही होती हैं, जबकि sarcomere as it वो उसके डेफिनेशन हुई भी स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में, स्मूथ मसल में, इस तरह वो sarcomere प्रेजेंट नहीं होता। फिर टी ट्यूब्यूल्स में चले जाएं, टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? टी ट्यूब्यूल्स का ये फंक्शन है कि जी किसी को पता है टी ट्यूब्यूल्स का रोल इन एनीवन? मैं तो बताना ही है अभी, लेकिन मैं देखता चाहता हूँ कोई है किसी को। सर जो सार्कोलेमा होती है ना, लेट करना है। जी सार्कोलेमा को वो अंदर की तरफ ना होलो ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, उनको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सर एक्शन पोटेंशियल जब होता है, अच्छा कैल्शियम एक्शन पोटेंशियल जब होता है, देखो ये बात है कि जब मसल जो है ना, मसल इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम अभी आगे जाके देखेंगे, इसकी आउटर लेयर होती है एपिमाइजी, फिर उसके अंदर बंडल्स हैं, फिर एक बंडल को उठा के देखें उसके अंदर बंडल्स हैं, फिर एक बंडल को उठा के देखें उसके अंदर फर्दर बंडल्स हैं, फिर मायोफाइबर पहुंचता है, फिर मायोफिलामेंट्स जाता है जिसमें एक्टिन और मायोसिन जाते हैं। सो ये बड़ा गैप है एक्सटीरियर और इंटीरियर का। तो नेचर ने क्या किया, एक स्पेशलाइज फीचर क्रिएट किया, एक स्पेशलाइज उसमें ये फंक्शन दिया कि टी ट्यूब्यूल्स जनरेट कर लिए, जिसमें ये क्या था कि वो इंटीरियर ऑफ द मसल को कनेक्ट करे एक्सटीरियर ऑफ द मसल के साथ। ठीक है, तो ये टी ट्यूब्यूल स्पेशलाइज अरेंजमेंट है मसल के अंदर, जिसमें क्या होता है कि एक्सटीरियर जो आउटसाइड ऑफ द मसल इज कनेक्टेड टू द इंटीरियर, जिसमें क्या होता है कि इस टी ट्यूब्यूल समझ लो कि कम्युनिकेशन गैप है, जिस तरह मोटरवे है, जिस तरह रोड्स होती हैं, मेन रोड्स होती हैं जो कि आउटर एरिया को इनर एरिया के साथ कनेक्ट करती हैं, तो वो रोल प्ले करती हैं, जिसमें कि आपका पोटेंशियल ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके अंदर आपकी कैल्शियम ट्रैवल करते हैं। सो इट इज द सोर्स, इट इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम थ्रू
द आउटर एनवायरनमेंट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द मसल, तो ये टी ट्यूब्यूल्स इसमें होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में लॉन्ग टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स में शॉर्ट होते हैं और स्मूथ मसल्स में होते नहीं। इट मींस के टी ट्यूब्यूल्स एब्सेंट है, इट मींस के स्मूथ मसल जो सोर्सेज या एक्शन पोटेंशियल है वो उसकी सोर्सेज कुछ और हैं, ठीक है। फिर फटीग पॉसिबल है, स्केलेटल मसल में पॉसिबल है, हार्ट में और स्मूथ मसल में पॉसिबल है। कभी हुई है हार्ट मसल्स में फटीग? सर दिल भारी भारी होता है सर। दिल भारी भारी हो जाता कार्डियक अरेस्ट हो जाता से कार्डियक अरेस्ट नहीं हो जाता? है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है आपको नॉर्मली। देखो आप अभी कितनी, अब देखो हमारे कितने साल, आपके कितने साल हो गए जिंदगी के, कितने साल हो गए अभी जवार? सर 19 ईयर्स से हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, डे नाइट 24/7। ऐसे ही है कि बीच में उसने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूं? ऐसे तो नहीं हुआ ना। सो पॉसिबल इज नॉट पॉसिबल इन कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल कंटिन्यूअसली वर्किंग। वो उनकी डिजाइन ऐसे हुआ हुआ है, उनका फंक्शन ऐसे डिजाइन हुआ हुआ है कि उसमें फटीग होती ही नहीं है। जबकि स्केलेटल मसल्स में फटीग पॉसिबल है कि यहाँ पर इंशाल्लाह जब हमारा क्रिकेट मैच होगा तो क्रिकेट मैच खेलने के बाद बहुत से लोग कहेंगे जी फटीग होगी, बस हमें कुछ ना कहो, हमने नहीं पढ़ना कुछ, हमने आज रेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। चलो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह मैच खेलने पे कहा है, फुटबॉल मैच खेलने पे कहा है कि बाद में ना पढ़ने के लिए? ना पढ़ने के लिए। ना पढ़ने के लिए। इतना दिल उठ गया तुम्हारा अभी से ही, अभी तो स्टार्ट है बेटे। सर वैसे आप भी खेलते रहते हैं? जी बिल्कुल खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स तो अच्छी चीज है, स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए। खेलेंगे जी सर आगे, क्रिकेट इंशाल्लाह। आगे जी आगे चलें। रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेबल होता है स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में स्टेबल है और स्मूथ मसल में अनस्टेबल है। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सॉरी, ठीक है। कैल्शियम की सोर्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्डियक में है, लेकिन वहां पर ट्यूब्यूल्स भी मौजूद नहीं है, वहां पर डायरेक्ट एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड उसकी मेन सोर्स होती है कैल्शियम की। कैल्शियम का जिक्र इसलिए है क्योंकि कैल्शियम इज द मेन फैक्टर, कैल्शियम इज द मेन फैक्टर। जिस तरह एक्शन पोटेंशियल में सोडियम और पोटेशियम बड़ा मेन फैक्टर रोल प्ले कर रहे थे कि उनके बगैर कुछ नहीं होना, इसी तरह कैल्शियम इज द मेन फैक्टर या मेन कल्प्रिट फॉर which is responsible for the excitation of the muscle, which is responsible for the excitation and contraction of the muscle, ठीक है। सो कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। तो कैल्शियम की डिफरेंट सोर्सेज हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल में, कार्डियक मसल में भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो कि कनेक्ट हैं। कैल्शियम जाके किसके साथ कनेक्ट करती है जिसके बाद पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है, वो आपका कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं। स्केलेटल मसल में ट्रोपोनिन है, कार्डियक मसल्स में भी ट्रोपोनिन है, और स्मूथ मसल्स में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है मोडेलिन, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो जी कोई नाम लें, सीआरजीआर। सर आयशा इफ्तिखार। जी आयशा इफ्तिखार, आर यू देयर? सर आयशा तारिक। जी आयशा तारिक। हेलो, आपकी आवाज बहुत, जी आवाज आ रही है, चलें शाबाश। रीड करना है। हेलो, हमने डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया है अभी तक मसल की, उनको अगर आप क्लासिफाई कर सकते हो या एक दफा एक्सप्लेन कर सकते हो तो प्लीज बता दो। आपको समझ आई है ना अभी तक हमने जो पढ़ा है? हाँ जी समझ। जी शाबाश, थोड़ा सा हिम्मत करें और सर बताएं। बोलने जो कि कार्ड जो कि वो स्केलेटल मसल्स हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जो कि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स हैं, और उसके बाद स्ट्रेशंस होती हैं जो कि स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। और हाँ बेटा कंटिन्यू करें, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आ रहा हूँ। बेटा आप सीआरजीआर सुन, ये सही बता रही हैं, मैं 2 मिनट्स में आ रहा हूँ एकदम। अच्छा, और न्यूक्लियस होता है जो स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा होते हैं और बाकियों में कम होते हैं। और मुझे याद नहीं।
जी क्या बताया? जी सियर सही बताया? जी सर सही बताया। चलो जी, अब हमने डिफरेंट इसकी हमने एस्पेक्ट्स कर लिए हैं। अब आप इसको अगर आए कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको अब रीड करे, कौन कौन रीड कर रहा है जी? कोई नाम जी? आज 135 बच्चे हैं, 15 एब्सेंट हैं सर जी। सर आयशा मजहर। जी आयशा मजहर से 15 बच्चे एब्सेंट हैं, पता है उनको? चलें जी रीड करें, किसकी बारी है? मैं करूँ सर ऐसा? करो करो। Skeletal muscle attached to bone and moves skeleton, also called striated muscle because of its appearance under the microscope. Skeletal muscles are voluntary muscles. चलो अब हमने इसकी सारी डिस्कशन कर चुके हैं। ब्रीफ सी चीजें, अटैच्ड टू बोन्स एंड मूव स्केलेटन, इट इज आल्सो कॉल्ड striated बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस अंडर इट्स माइक्रोस्कोप। आप देख सकते हो कि striated आ रही है, जो कि आप लोगों को आइडिया है माशाल्लाह, सबको पता है कि ये striation क्यों आई है। इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड्स बनते हैं, ड्यू टू दैट अरेंजमेंट दे आर कॉल्ड एज striated muscles, ठीक है। फिर आगे देखा जाए तो ये पढ़ो, आप ही पढ़ दो बेटा। Skeletal muscles are muscles which are attached to the skeleton. Human body contains over 400 skeletal muscles. Function of skeletal muscle: force production for locomotion and breathing, force production for postural support, heat production during cold stress, responsible for voluntary contraction and relaxation. तो ये देखो इसमें लोकोमोशन है, ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग में भी आप देख सकते हो कि आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है। सांस आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आपके वॉलंटरी कंट्रोल में है, ठीक है। फिर आपकी पोस्चरल सपोर्ट, आपका बैठना और उठना, हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रेस और वॉलंटरी कंट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, ये सारा क्या है स्केलेटल मसल्स के कंट्रोल में आता। फिर आगे अगली टाइप आ जाती है स्मूथ मसल्स। ये क्या है जी? आज क्लास सो रही है, क्या बात है? टेस्ट के बाद थक गए? हेलो यस सर। पता नहीं क्या सीन है इनका। क्या बात है आज सारे स्लो सो, क्या बात है? व्हाट हैपेंड? सर पहला लेक्चर है तो कोई बात नहीं, पहला लेक्चर तो होती है ना, चाहे वो सर 11 आपकी बजे हो, आवाज कम आ रही है। चाहे वो 11 बजे हो, चाहे वो 12 बजे हो, पहला लेक्चर तो होना ही है, इसमें तो कोई बात नहीं। अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट करके, आपकी रिक्वेस्ट भी हमने ये 8:30 से 9:30 पे किया है, वरना 8:30 बजे लेक्चर था। एनेटमी वाले तो 8 बजे ले रहे हैं ना? नहीं सर, एक दिन 9:30 लेते हैं और एक दिन 8:30। अच्छा, एक दिन 9:30, एक दिन 8:30। तो 8:30 वाले दिन आप लोग तो फिर आते होगे कि नहीं आते? आके सो जाते हैं। हाँ आके सो जाते हैं सर। जॉइन करके सो जाते हैं। इस वक्त ये हालत अब क्या होगा? सारे जुम्मा कह रहे होते हैं, जुम्मा है आज, जुम्मा है। अच्छा अच्छा, 8 बजे जुम्मा हो जाता है। सर ये स्मूथ में आपने 8 पे क्यों लिखा हो? ये स्मूथ मसल भी बेसिकली उसकी सब टाइप ही है, इसको पढ़ दो। चलो मैं ही बता देता हूँ। इनवॉलेंटरी मसल है और स्मूथ मसल इसमें इस तरह कैटेगरी की है कि वो भी इनवॉलेंटरी टाइप के अंदर ही आता है, इसलिए मसल ऑफ हार्ट भी आप स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हार्ट मसल्स को अलग से बाद में कैटेगराइज कर दिया गया, इनिशियली इसको स्मूथ मसल्स के अंदर ही रखा गया था, इनवॉलेंटरी था, दैट्स व्हाई। फिर उसके बाद वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये भी सारी क्या है, ये स्मूथ मसल्स के साथ हैं, एसोसिएटेड हैं, और इसमें आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो अपना रोल कर रहा है, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स की कैटेगरी जो आगे हैं जी। डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, इनलिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। जी कोई वॉलंटियर जिसको पहले से पता हो, इंटरेस्टिंग, जिसना पहले सारा पता था, मेरा ख्याल ये भी पता होगा जी, बताएगा। What are the properties of skeletal muscle? It moves the skeleton. It moves the skeleton. Wow. और सेल की शेप स्पिंडल टाइप होती है। सर रेगुलर स्ट्राइक sections of muscle. इसकी शेप सर सिलेंड्रिकल होती है। अटैचमेंट टू बोन।
एक बंदा ने बोले ना, इतनी खिचड़ी पकाते हो। जी बोलो, ये कौन बोल रहा था? इतना अच्छा वर्ड बोला इसने। इलास्टिसिटी। सर मैंने कहा इसकी सिलेंड्रिकल होती है अच्छा सर इलास्टिक होते और हैं, सर इसके एक्साइटेबल रेगुलर होते टिप्स हैं। होती हैं अच्छा। सर और मसल इसका नर्वस सिस्टम करवाता है। सर इसका क्या रिस्पांस करवा? स्लो भी हो सकता है और रैपिड भी हो सकता है अच्छा। जी। और और सर ये सर इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अच्छा। और एक मिनट सर। मिटोकॉन्ड्रियल सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। सर और इसका वॉलंटरी कंट्रोल होता है हमारे अपने पास। वेरी गुड। और सर ये वो स्केलेटन को मूव भी कर सकते हैं ये मसल। अच्छा, सीरियसली? चलो यस आगे। सर। और बस सर ये इतने ही है मेरे ख्याल में। इतने और काफी आप हैं? ऐसे कह रहे हैं The most modern जी मोस्ट क्या? type of ये है सर muscle. मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होते हैं। मल्टीनेटेड पे होता है। चलो अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या बताया है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था, और अभी हम देखने लगे प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है जी। सर मैंने बोली थी ये दो। ठीक है जी। सो सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी है। मतलब मसल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन स्टिमुलस आया, जिस तरह नर्व के अंदर ये प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी की, तो ये मसल्स के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी मौजूद है। फिर है कंट्रैक्टिलिटी, जो कि नर्व थी। जी नर्व के अंदर कंट्रैक्टिलिटी थी। यस यस सर वाला कौन था? यस कंडक्टिविटी सर कंडक्टिविटी तो होती नहीं। नर्व कैसे तो नहीं होता कि कंट्रैक्शन शो करे नर्व। तो ये मसल्स की प्रॉपर्टी है और इट इज स्पेसिफिक टू मसल्स ओनली। कंट्रैक्टिलिटी, एबल टू शॉर्टन इन लेंथ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली मसल्स। कंट्रैक्टिलिटी। देन एक्सटेंसिबिलिटी, स्ट्रेचेस व्हेन पुल्ड, जी के ये स्ट्रेच होने की जो रिकॉइल फिनोमेना, ये सारी जो प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिबिलिटी की प्रॉपर्टी, ये भी किसमें मौजूद है? ओनली मसल्स। फिर क्या है? इलास्टिसिटी, टेंड्स टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप एंड लेंथ आफ्टर कंट्रैक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, जब हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल का, इसका मसल का, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि बिल्कुल स्प्रिंग लाइक फंक्शन उनका। जिस तरह स्प्रिंग को हम काम करते हैं, स्प्रिंग अपनी कंट्रैक्शन करता है और वापस स्प्रिंग को जब छोड़ दें तो वापस वो अपनी रिकॉइल फिनोमेना से वापस अपनी शेप मेंटेन कर रहा है। अल्लाह ताला ने सेम ऐसे कुछ फीचर्स मसल्स के अंदर रखे हैं। जब कंट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो जब उसमें से उसका स्टिमुलस खत्म हो जाता है, एटीपी का अपना काम खत्म कर देती है, तो स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि उसको वापस रिकॉइल करके उसी शेप में जो पेरेंट स्टेट होती है उसी में उसको वापस मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी। फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये भी वो नर्व वाला ही है। डोंट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस ड्यूरिंग द पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर है एक मसल टोन, ये हर बंदे की अपनी अपनी मसल टोन है। ठीक है, ऐसा है? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये जो मसल टोन है, अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? जी मसल टोन अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? हेलो सर मसल टोन मसल टोन अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? हम खड़े हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, गिरते फिरेंगे। सर सही कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे। कंट्रैक्शन होगी। आप देखो, आपकी बॉडी की शेप ही नहीं मेंटेन होगी, आप चल ही नहीं सकोगे, आप बैठ ही नहीं सकोगे, आप गिरे पड़े होगे। जिस तरह भी सुनने का, हम चलते फिरते गिरते रहेंगे। ठीक है, तो ये मसल टोन ने, अब ऐसी डिजीजेस होती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज होती हैं, जिसमें क्या होता है? हमारा हाइपरटोनिया, हाइपोटोनिया, टोन ज्यादा हो जाती है। कई ऐसी डिजीज हैं, न्यूरो डिसऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर हमारी जो नर्व्स हैं उनकी, बेसिकली नर्व्स की इनर्वेशन से ही मसल टोन में आती है ना। तो नर्व्स इस तरह काम करती हैं, नर्व्स एग्जैजरेटेड हो जाती हैं, हमारी रिफ्लेक्स एग्जैजरेटेड हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है? हमारी टोन्स ज्यादा हो जाती हैं, हाई। ठीक है, रैपिड, उसकी रैंडम मूवमेंट होती है बंदे की, हाइपरटोनिया हो गया। और कई ऐसे टोनिया होता है, इनको पता ही नहीं, स्लगिश मूवमेंट हो रही है, उनको पता ही नहीं, उनकी टोन्स, उनकी रिफ्लेक्सेस जो हैं वो बहुत स्लो होती हैं। ठीक है, तो ये टोन का बड़ा रोल है। हम जो हम काम करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी है, हमारी फिजियोलॉजिकल रेंज में मसल टोन है। फिजियोलॉजिकल रेंज में हमारे मसल्स को स्लाइट टॉटनेस में
एक स्लाइट कंट्रैक्शन स्टेट मेंटेन रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे सेल मसल की शेप, उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल मेंटेन हुआ है। अगर ये मसल टोन ना हो, हमारे मसल्स की शेप ही मेंटेन ना हो, उसके अंदर वो आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, तो मसल टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ स्लाइट कंट्रैक्शन व्हिच इज मेंटेन्ड बाय द ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर है समेशन। इस समेशन की प्रॉपर्टी जो ये स्केलेटल मसल के अंदर मौजूद है, समेशन ये है कि जब आपने कोई काम करना होता है तो वो सम अप हो जाती है। अगर मल्टीपल सोर्सेज उसको मिले तो उसका जो अल्टीमेट इफेक्ट आता है वो सम अप होके आता है, वो ऐड ऑन होके आता है, उसको हम कहते हैं समेशन। ठीक है, आपको बहुत फोर्सफुल कंट्रैक्शन रिक्वायर्ड होती है, आपने बहुत जोर से धक्का लगाना है किसी को मारना है जोर से, तो क्या होता है आपके मल्टीपल स्टिमुलेशन आपको मिलती है। अब उसकी डिफरेंट होती है कि एक नर्व की ही मल्टीपल स्टिमुलेशन हो सकती है या 5 नर्व्स की एट अ टाइम स्टिमुलेशन हो सकती है। उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये आता है कि जो आप एक 1 टाइम्स फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आनी थी मसल की, वो क्या वो 5 टाइम्स आ रही होती है। तो ये चीजें सम अप हो गई हैं। ठीक है, इसको समेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं, ये भी मसल्स के अंदर मौजूद है। और फिर एक प्रॉपर्टी है फटीग, एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कंट्रैक्ट, जिसकी मल्टीपल रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हैं वो हम देखेंगे। मसल फटीग की प्रॉपर्टी ये मसल्स के अंदर मौजूद होती है, नर्व में नहीं होती है। तो बेटा जी ये एक दफा एनलिस्ट कर दे कोई जी। सर सीआर जी। सर एक्सरसाइज के थ्रू आप मसल टोन इंक्रीज कर सकते हैं ना? एक्सरसाइज थ्रू आप मसल टोन करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो फिजियोलॉजिकल रेंज के अंदर रहती है, वो डिजीज या डिसऑर्डर नहीं बनता। ठीक है, ओके। आप देखो डिफरेंट एक्सरसाइज आप कहते हैं ना, पोस्चर चेंज करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज आपको करवाई जाती है। उसमें ये होता है कि जो आपके मसल्स में भी जहां पर टोन उसकी कम हुई हुई थी उसको इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन फिजियोलॉजिकल रेंज में। ठीक है, ओके। ठीक है, वहां पर उसकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव की जाती है उस एरिया की, सो दैट कि जब वहां पर ब्लड सप्लाई जाता है तो वहां पर न्यूट्रिशन मिलती है, वहां न्यूट्रिशन मिलती है तो वहां पर उसकी जो स्टिमुलेशन है नर्व की वो एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी टोन अच्छी हो जाती है, आपकी शेप, आपकी पोस्चर जो है वो चेंज कर जाता है जी। सीआर जीआर आज सोए हुए हैं दोनों, एक्टिव जाग नहीं रहे हैं। ठक ठक नाम बताओ भाई तुम लोग क्या हो। मैं जी बताओ। सर अहमद मुस्तफा। जी अहमद मुस्तफा। यस सर। बेटा ये सारे प्रॉपर्टीज के नाम एक दफा बोल दो। सर सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी है, उसके बाद कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, मसल टोन, समेशन और फटीग। ठीक है, अब इनकी थोड़ी थोड़ी ओरिएंटेशन आप लोगों को मिलेगी ना, इनकी एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, कंट्रैक्टिलिटी। अब यही चीजें हैं जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था, वो नर्व पढ़ा था, नर्व में भी कौन कौन से प्रॉपर्टी वो आप लोगों ने कर ली हुई है, पता है ना सबको, पूछने की जरूरत तो नहीं है। जी पता है ना सबको? जी सर। यस। ठीक है, देखो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ा करें तो कंपैरिजन कर करके पढ़ा करें। उसमें ये फायदा होता है कि आप चीजें कंपैरिजन में जब करते हो तो वो याद रह जाती हैं बहुत अच्छी तरह। आप एक चीज को एक घंटे याद करते हैं तो फिर अब जैसे स्केलेटल मसल जब हम कर लेंगे, जब स्मूथ मसल करेंगे तो स्मूथ मसल बेसिकली जब आप कंपैरिजन ही कर रहे होंगे ना स्केलेटल के साथ, तो आपका स्मूथ मसल वैसे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी जी आगे, फिर आगे हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चर जी। ये टर्टनाइजेशन क्या होता है? अभी करेंगे शहजादे, अभी ये भी समेशन ही मेरा ख्याल है। ये समेशन नहीं होती ये टेटनाइजेशन एक डिफरेंट फिनोमेना है। टेटनाइजेशन में आपका जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है और एक पॉइंट पे आके वो फटीग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो अभी हम इंशाल्लाह जब आगे टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा जी। कोई नाम नहीं बेटा? हुरिश खान सर। जी हुरिश खान। जी सर। बेटा एनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। सर मसल्स एक्साइटेबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं, नहीं कंडक्टिविटी नहीं, समेशन, फटीग शो करते हैं और मसल टोन। और चीज मिस होगी? रिफ्रैक्टरी पीरियड। और कोई चीज मिस हो गई सर? और याद नहीं है जी। कोई और ऐड करेगा? शाबाश। इलास्टिसिटी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बिल लाइन में एक दफा बता दे कोई? जी जी आर आप ही बोल दो। यस मैं सारी रिपीट करूं? चलो तुम बताओ जिसने बताना है, लेकिन एक बंदा बोलेगा एट अ टाइम। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, रिफ्रैक्टिव मसल टोन, समेशन, फटीग। वेरी गुड। एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, रिफ्रैक्टिव पीरियड, मसल टोन, समेशन, फटीग, ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं स्केलेटल मसल।
अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऑब्जर्व कभी किया होगा, अक्सर किया होगा, बल्कि डेली कुछ लोग तो करते हैं ऑब्जर्व, कि एक मसल होता है, मसल के ऊपर एक बैली होती है, मसल फाइबर होते हैं अंदर। आप देखो तो आप जब कभी नोटिस करो तो आप देखोगे मसल के आपको फाइबर नजर आते हैं। ठीक है, कॉमन जबान में हम क्या कहते हैं, मसल्स के रेशे हैं। ठीक है, छोटे छोटे लाइंस आपको नजर आती हैं, थ्रेड नजर आते हैं मसल के अंदर, उसको खोलते हैं और आपको थ्रेड नजर आते हैं। ऐसा होता है जी। तलहा, कभी ऑब्जर्व किया ऐसे तुमने? तुम बड़ी चीजें ऑब्जर्व करते हो, बताओ। सर वो जो जब हम मटन खाते हैं ना तो वो था, ऑब्जर्व किया है मैंने। अच्छा, मटन खाते हुए ऑब्जर्व किया, चिकन खाते हुए ऑब्जर्व नहीं किया? तो चिकन में इतना वो नहीं होता, मटन और बीफ में जो है ना वो धागे से फंस भी जाते हैं दांतों में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। थैंक यू सर। तो इसमें क्या हुआ जी, वो जो धागे हैं जो फंस जाते हैं, वो अब हम धागे देखना चाह रहे हैं क्या है। यूजुअली होता है कि एक मसल बैली होती है, उसकी आउटर लेयर होती है। देखो अल्लाह ताला ने क्या किया, एक मसल को पूरा पैक किया हुआ है, एक पैक किया हुआ है, फिर उसके बाद बंडल्स उसके अंदर बनाए हुए हैं। ठीक, जिस तरह हम ये सपोज करते हैं कि 12 कलर्स में पकड़ता हूँ, 12 कलर्स को मैं इकट्ठा एक जगह अगर रख देता हूँ उनको सर्कुलर एरिया में, तो उसकी एक आउटर लेयर में बना देता हूँ। ठीक है, फिर आउटर लेयर हो गई, फिर मैंने उसमें से एक कलर को निकाला है, एक कलर को निकाला है मैंने, एक कलर को, एक कलर की आउटर भी एक लेयर ली। फिर इसी तरह समझ लोगे उस कलर के अंदर फर्दर उसके अंदर कलर्स हैं, उसको निकालेंगे, फिर उसमें से एक को निकालेंगे, उसकी फर्दर। तो ये है कि एक आउटर लेयर है जिसमें से डिफरेंट 8-9 मॉडल्स हम सपोज कर लेते हैं, उनको पैक किया गया है, नेचर ने पैक किया है, वो हमने लेयर करते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है जिसने उसको पैक किया होता है पूरे मसल को, दैट इज एपिमाइजियम। फिर उसमें क्या आते हैं, उसमें फेसिकुलस होते हैं, उसमें फिर फर्दर सब बंडल्स हैं। फिर उन सब बंडल्स में से किसी एक बंडल को अगर निकालें बाहर या उसको ऑब्जर्व करें तो देखेंगे उस एक बंडल आउटर लेयर भी कवर्ड है, उस आउटर लेयर की भी पैकिंग हुई हुई है, उस एक बंडल की भी पैकिंग हुई हुई है। उस एक बंडल की पैकिंग को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो हम उसको करते हैं, दैट इज द पेरीमाइजियम। सबसे पहले एपिमाइजियम, जिस तरह एपिडर्मिस होती है मोस्ट आउटर, एपिमाइजियम। फिर एपिमाइजियम के अंदर जो बंडल्स पड़े हुए हैं उन एक बंडल को लेंगे तो उसकी आउटर लेयर को पेरीमाइजियम। फिर पेरीमाइजियम के अंदर जो पड़े हुए हैं उनको अगर निकालें उसकी आउटर लेयर को हम कहते हैं एंडोमाइजियम। ठीक है, फिर एंडोमाइजियम में भी बंडल्स पड़े हुए हैं, जस्ट लाइक अ टेलीस्कोप, आप खोलते जा रहे हैं, उसकी लेंथ, उसकी जो डायमीटर है वो कम होता जा, लेकिन उसकी जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ इंक्रीज करती जा रही है। टेलीस्कोप को ओपन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इट्स जस्ट लाइक ए मसल बैली, आउटर लेयर, उसकी सबसे पहले आउटर लेयर जो फेशिया है, सबसे बाहरी लेयर जिसको हम कहते हैं एपिमाइजियम, उस एपिमाइजियम में बंडल्स हैं, उन बंडल्स में से एक बंडल को निकालें तो एक बंडल के जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरीमाइजियम। फिर पेरीमाइजियम वाले जो बंडल्स हैं उसमें से एक बंडल को निकालेंगे, वो उसकी आउटर लेयर को हम एंडोमाइजियम कहते हैं। फिर एंडोमाइजियम में एक फाइबर को एक आगे उसकी लेयर को निकालें तो उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा, उसको मायोफाइब्रिल कहते हैं, उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं। आउटर लेयर सार्कोलेमा हो गई, फिर उसके बाद मायोफाइब्रिल आ गए, मायोफाइब्रिल के अंदर आपके फिलामेंट्स मौजूद हैं, तो मायोफिलामेंट्स में आपके फर्दर फिर आते हैं मायोसिन फिलामेंट्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स। सो अब ये देखोगे कैसे नेचर ने इतना कॉम्प्लेक्स उसको चीज को बना दिया, और यहाँ पर जब कैल्शियम को प्रोवाइड करना है, कहाँ वो इंटीरियर मसल के बंडल के अंदर बंडल वहां जाके कैल्शियम रिक्वायर्ड है और आनी है बाहर से। तो बीच में फिर क्या था, कौन सा स्ट्रक्चर था जो कि इस तरह रोल प्ले करता, कनेक्ट्स द आउट विद द इंटीरियर? कौन सा स्ट्रक्चर था? वेरी गुड, एक्सीलेंट, टी ट्यूब्यूल्स थे। सो अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले आउटर लेयर एपिमाइजियम है, देन आपके पास लेयर आती है दैट्स पेरीमाइजियम, फिर पेरीमाइजियम के बाद लेयर आती है एंडोमाइजियम, फिर एंडोमाइजियम के बाद लेयर आती है सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के बाद लेयर आती है आपकी मायोफाइब्रिल की, मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसको यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मसल है, फिर मसल फाइबर बंडल होते हैं, मसल फाइबर के अंदर फर्दर मसल फाइबर्स हैं, फिर फाइब्रिल्स आते हैं, फिर मायोफाइब्रिल्स के बाद उसकी जो छोटा यूनिट है दैट इज मायोफिलामेंट्स। ठीक है, entire muscle surrounded by epimysium, bundles of muscle fibers surrounded by perimysium which are present in epimysium। फिर उसमें से एक पेरीमाइजियम में से एक निकालेंगे तो उसको हम कहते हैं, उस एक मसल फाइबर के बंडल को कहते हैं एंडोमाइजियम, उसकी आउटर लेयर होती है। फिर एंडोमाइजियम के अंदर देखेंगे तो मायोफाइब्रिल्स मौजूद हैं, फिर एक फाइब्रिल को खोलेंगे तो उसके अंदर मायोफिलामेंट्स हैं, और एक जो मायोफाइब्रिल के अंदर फिलामेंट्स देख रहे हैं तो एक मायोफाइब्रिल के अंदर याद रखना 3000 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, 1500 मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, सो ये मुझे कोई बता दे जी
लेयर्स जी एनीवन, किसी का नाम लो बेटा। सर हरमैन। चलो भाई हरमैन, शाबाश। रीड करूं? नहीं रीड नहीं करना, मुझे बताना है जो मैंने अभी मसल फाइबर्स के बारे में बताया है, उसकी लेयर्स के बारे में बताया है। शाबाश। सबसे पहले जी बोलो बेटा। जी सर किसी मैं और का बताऊं? नाम? जी कौन बेटा, नाम बुलाओ पहले, अपना नाम बताओ। सर मुस्तजाब। जी मुस्तजाब, चलो शाबाश, आप बताओ। सर से पहले पहले होगी वो एपिमाइजियम, मतलब इंटायर मसल की। ठीक है, फिर सर उसके बाद जो होगा ना वो होगा फिर सर वो होगा पेरीमाइजियम, मतलब बंडल ऑफ मसल फाइबर होगा। ठीक है, सर उसके बाद सर होगा ये एंडोमाइजियम सर। अच्छा सर उसके बाद फिर होंगे सर मायोफिब्रिल्स, और उसके बाद फिर होगा सर मायोफिलामेंट्स, और जो मायोफिलामेंट्स हैं सर, सर वो होंगे सर 1500 मायोन और 3000 के करीब एक्टिन फिलामेंट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, इसमें सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, एपिमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम का? जी सबको क्लियर है बेटा? किसी को यस कोई सर। मसला? यस सर। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, होल मसल, देन द मसल फाइबर, फिर मसल फाइबर के बाद मायोफाइब्रिल आते हैं, मायोफाइब्रिल के बाद थिक थिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि उसमें सिन और एक्टिन आते हैं। तो इसमें मेन लेयर है, पूछा जाता है क्वेश्चंस के, व्हाट इज एपिमाइजियम, व्हाट इज पेरीमाइजियम, व्हाट इज एंडोमाइजियम। तो याद रखना कि सबसे पहले एपिडर्मिस से, एपी वाली सबसे बाहर होती है, ठीक है, एपिमाइजियम सबसे बाहर वाली लेयर है। उसके बाद फिर उसके बंडल्स होते हैं, उन बंडल्स को या उन फेसिकुलस को देखें तो उसकी एक बंडल जो निकालेंगे उसको पेरीमाइजियम कहते हैं। फिर उसके अंदर पेरीमाइजियम के अंदर डिफरेंट बंडल्स हैं, उस एक बंडल को निकालेंगे तो उस बंडल को एंडोमाइजियम कहते हैं। फिर एंडोमाइजियम के अंदर डिफरेंट बंडल्स हैं, उस बंडल को निकालेंगे तो वो मसल फाइबर या मायोफाइब्रल्स बनते हैं। फिर मायोफाइब्रल्स को आगे खोलेंगे तो मायोफिलामेंट्स हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 1500 मायोसिन और 3000 फिलामेंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। sarcoma और sarcolemma और सार्कोलेमा, sarcoplasm। सार्कोलेमा मैं बता देता हूँ। सार्कोलेमा इज द आउटर कवरिंग, ठीक है, ये आपका जब आपका एंडोमाइजियम से फाइबर निकलता है तो उसकी आउटर लेयर जो आपकी मायोफाइब्रिल से पहले वाली जो डिवीजन होती है उसमें जो आउटर लेयर होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं, इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर कवरिंग जो उसकी शीट होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं। और इसमें आपका इस पॉइंट पे आके ये मसल सेल कहलाता है इसको। इसमें सार्कोलेमा है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, सार्कोप्लाज्म भी होता है इसके अंदर। सेल वाला फंक्शन है ये, सार्कोलेमा आउटर कवरिंग है, सार्कोप्लाज्म उसमें बीच में जो फंक्शंस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो सकता है, ठीक है, आपके न्यूक्लियाई वहाँ मौजूद है, तो इस लेवल पे वो सार्कोलेमा होता है। ठीक है, सर एक मसल फाइबर सर एक मसल सेल होगा या फिर एक मायोफिब्रिल मसल सेल होगा? नहीं आपका मसल फाइबर जो होता है वो मसल सेल में आता है, मायोफाइब्रल्स से फिर आगे उसके लिंक है ना, मायोफाइब्रल्स में तो मायोफिलामेंट्स आ गए हैं। मायोफाइब्रल्स बेसिस इज द पैकिंग ऑफ मायोफिलामेंट्स, जिसमें मायो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंगल मसल फाइबर, ये देखो यहाँ पे भी लेबल हुआ है, इट इज सिंगल मसल फाइबर, दिस इज सिंगल मसल फाइबर। सर तो सिंगल फाइबर एक सेल होता है मसल का? उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस भी होते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये मसल सेल है। सर एंडोमाइसियम और ये सार्कोलेमा एक ही चीज है फिर? देखो एंडोमाइजियम एक अलग चीज है, मैं फिर वही बात यहाँ क्लियर कर दूं। इसमें आप समझ लो कि 7 डिवीजन है आपके। फॉर एग्जांपल कभी आपको इस तरह का कभी सरप्राइज मिला हो, कभी मिला, या कभी मूवीज देखा हो कि गिफ्ट मिला, गिफ्ट के अंदर से गिफ्ट निकल रहे हैं, देखा होगा, कभी मूवीज में देखा होगा आपने? यस सर। देखा हो, तो ये नेचर का यही कमाल है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले गिफ्ट आपको मिला, उसमें सबसे पहले जो रेड कलर का आप उसका पैकिंग थी, वो आपने खोली, रेड कलर की का नाम क्या है? एपिमाइजियम, वेरी गुड। फिर एपिमाइजियम के अंदर से निकला जी एक और चीज कलर आई, उसको खोला, उसका जी हम कलर कर देते हैं ये, ठीक है, वो येलो क्या नाम है, किस चीज का नाम है? पेरीमाइजियम, 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 एपी पेरी आता है, ठीक है।
फिर पेरीमाइजियम को खोला तो अंदर एक और निकला जिसको हम कहते हैं ब्लू निकला। वो ब्लू कवर क्या है? एंडोमाइजियम। ठीक है, वेरी गुड। अब एंडोमाइजियम के बाद एक और किया अंदर तो हमारे पास निकला व्हाइट कलर का रैपिंग शीट निकल आई। उसके क्या है कवरिंग? सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा हो गया। और सार्कोलेमा खोला तो फिर अंदर से क्या निकला जी? मायोफाइब्रिल्स निकला है। मायोफाइब्रिल्स निकला है। फिर मायोफाइब्रिल्स को क्या तो अंदर क्या निकला? मायोफिलामेंट्स। तो मायोफिलामेंट्स आपको ठीक है। सो अब ये समझ आ गई कैसे पैकिंग हुई हुई है, नेचर ने क्या पैकिंग की है। आउटर लेयर सबसे पहले आपकी एपीमाइजियम है, इसके बाद पेरीमाइजियम आती है, फिर पेरीमाइजियम के बाद एंडोमाइजियम आती है, एंडोमाइजियम के बाद सार्कोलेमा आता है, सार्कोलेमा के बाद मायोफाइब्रिल आता है, और मायोफाइब्रिल के बाद मायोफिलामेंट्स आते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर हो गया? अब मेरा ख्याल डॉक्टर मुदस्सिर आना है लेक्चर के लिए। पता सर, आपको पता है? सबर करो, मैं पूछ लूं। सर 20 मिनट रहते हैं, आप ही पढ़ा दें। सर उन्होंने आगे पढ़ाने आने नहीं। हाँ मुदस्सिर क्या तुम बता दो, मैंने भी किया नहीं, क्लास हो रही है, बता दो। जी क्या कह रहे थे? सर आप ही पढ़ा दें, 20 मिनट रहते हैं। मैं ही पढ़ा दूं? दूसरा लेक्चर कब शुरू होता है? 11-15 बजे। तो अगर ये है कि मैं आपको 5 मिनट तक छोड़ दूं 10:45 तक, और दूसरा लेक्चर हम 11 में शुरू करें, कैसा? फिर कब छोड़ेंगे मैं सर? 12 बजे? वो 12:15 तक चलेगा। फिर उन्हें ब्लड पता नहीं खत्म हो रहा। ब्लड क्यों, कितना रह गया ब्लड आप लोगों का? ब्लड तो बहुत रहता है। अच्छा चलो अभी हम इसके ऊपर ही डिस्कशन थोड़ी सी कर लें, मसले ऊपर। जी कोई नाम लो भाई। आई स्टूडेंट एब्सेंट हैं, CRGR प्लीज नोट दिस थिंग। वो नाम पता नहीं कौन है, वो अब वहां से निकालूंगा अटेंडेंस तो पता लग जाएगा। यस सर। जी कोई नाम लें कि मैं खुद ही ढूंढूं नाम? सर नहीं हम लेते हैं सर। अनमोल आसिफ। जी अनमोल आसिफ। सर फिजा ताहिर। अनम शफीक। क्या बताना है सर, क्या बताना? सबर करो ना, बाकी सारे सो रही है कौम। अच्छा ठीक है सर। देख लो आज मतलब सर मेरी तरफ से लेक्चर नहीं सर, वो पूरा लेक्चर अटेंड करके अपनी तरफ से साइड पे गए। अच्छा हादिया वकास बता के गए? तुम्हें बता के गए? जी हादिया वकास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा मुझे जरा मसल फाइबर की प्रॉपर्टीज बता दें, कौन कौन सी थी? प्रॉपर्टीज एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, टोन, फैटीग, समेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। वेरी गुड, शाबाश। जी कोई और नाम? सर रहमीन। रहमीन। यस सर। चलो भाई ये मसल फाइबर्स के बताओ सब डिविजन्स, कैसे ये सारा कुछ चल रहा है? सर सबसे पहले एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम, फिर सार्कोलेमा उसका कवर, उसके अंदर मायोफिब्रिल्स और अंदर मायोफिलामेंट्स। बड़ा इजी है ना? जी सर। अच्छा मायोफिलामेंट्स कौन कौन से होते हैं? शाबाश। सर एक्टिन और मायोसिन, 3000 एक्टिन और 1500 मायोसिन। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब नेक्स्ट हमारी जो चीज है दैट इज ड्रॉ एंड लेबल सार्को, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ब्रीफ ओरिएंटेशन थी जो कि मैंने आप, मेरा ख्याल आप सबको आइडिया हो गया है कि मसल है क्या। ठीक है, इसको एक दफा रीड जरूर करना। यस सर।
तो आई होप सर कि ये आपका गाइटन में है सर, जी या गाइटन में एडी कर कई लें? चीज़ें बिल्कुल आप गाइटन में मौजूद है, गाइटन से आप पढ़ें। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट रेफरेंसेस बुक्स को हम यूज़ करते हैं, वो हमारा ड्यूटी है कि हम उनमें से चीज़ें इकट्ठी करके आपके सामने लाएं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जब होंगी तो मैं उनको पॉइंट आउट कर दूंगा कि वो कौन सी हैं। जिस तरह ब्लड में भी आपने देखा होगा कि गाइटन से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, हर जो हैंडआउट्स होते हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं। उसमें ये होता है कि आप 4-5 जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो हमें होता है कि स्टूडेंट्स ने जो इतनी मेहनत करना एफर्ट करनी है, ऑब्वियसली वो भी करते हैं। जो जेन्युइन पढ़ने वाला है वो करता है, वो सिर्फ इस पर डिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि हमारे से भी कई दफ़ा कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो वो उसने वहाँ से जो चीज़ें रेफरेंस बुक्स की चीज़ें होती हैं, जो कि 4-5 रेफरेंस बुक्स हैं मेरे पास, वहाँ से वो चीज़ें इकट्ठी करके आप लोगों के लिए लाते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह पढ़ें। और गाइडन पढ़ना मस्ट है, ये आपको बात बार बार क्लियर कर दूं। जो भी अभी तक जो पोजीशन होल्डर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनमें उनके जो कॉम्बिनेशन में गाइडन प्लस जो हैंडआउट्स और प्लस तीसरी चीज़ होती है हमारे चेक लिस्ट होती है। ठीक है, वो भी चेकलिस्ट इंशाल्लाह जब एग्जाम्स आएंगे, आपका ब्लॉक एग्जाम आएगा, आपको एक चेकलिस्ट देंगे। हर यूनिट के कुछ चेकलिस्ट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो कि आप मिस नहीं कर सकते, वो हम आपको देंगे। तो वो कॉम्बिनेशन अगर आप ना लें, इवन अंशरा जब जो हमारी स्टूडेंट थी जिसने पोजीशन ली थी यूएचएस में, आप लोगों ने देखी होगी, उसकी पिक्चर वेबसाइट पे भी थी, देखा हुआ है ना उसको? जी सर। यस तो सर। उसमें भी यही कॉम्बिनेशन था कि वो गाइटन मेनली गाइटन उसकी होती थी, प्लस हैंडआउट्स थे और प्लस चेकलिस्ट के टॉपिक्स। तो वो चीज़ें आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फिर आपका माइंड एक दफ़ा सेट हो जाता है। अब इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा टफ टाइम ये होता है कि जब आप प्रॉफ में बैठते हैं तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि इतना अच्छा हम इकट्ठा हो सके, रिवीजन कैसे होगी। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर जो टॉपिक्स आपकी गाइटन में है सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया होता है जो नोट्स में चल रहे होते हैं, या वो आप हम आपको गाइड करते हैं। आप हमारे से पूछ सकते हैं कि गाइडन में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो छोड़ी जाएं, क्योंकि गाइडन 100% नहीं करनी। ठीक है, गाइडन की सारी लाइंस को पकड़ के हाईलाइट नहीं करना। अक्सर आप लोग एक एक लाइन को पकड़ के बैठे होते हो कि सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। कई ऐसी चीज़ें जो कि गाइडन में आपने नहीं करनी, उनको छोड़ देना है। वो आप हमसे गाइडलाइंस ले सकते हैं या हमारे हैंड आउट से गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कौन चीज़ ऐसी है जिसको करना है, किसको छोड़ना है। तो स्मार्ट स्टडीज जरूर करें, मेहनत ऐसी करो स्मार्ट स्टडीज के उसका कोई आगे रिजल्ट भी निकले। कई ऐसे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की होती है, इवन उनसे भी ज्यादा मेहनत की टॉप पे कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती। अपनी डायरेक्शन अगर आप कर लेंगे तो वो जो स्मार्ट स्टडीज है वो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइडन मस्ट है। गाइडन इसलिए कहते हैं कि एससीक्यूज प्लस एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज आपकी गाइडेंस से निकलने, क्योंकि एमसीक्यूज को जो यूएचएस जब बनता है तो वहां पर रेफरेंस कोड करना होता है। जब भी हम बनाते हैं तो वहां रेफरेंस कोड करते हैं कि कौन से पेज से है। तो इसलिए गाइडन अगर आपने थॉरली रेडी की होती है, उसका कॉन्सेप्ट बनाया होता है, तो फिर वो आपका एमसीक्यू वहां मिस नहीं होता। और एमसीक्यू स्कोरिंग ही गेम है। जिसने टॉप किया था, शी स्कोर्ड 43 आउट ऑफ 45। दिस शुड बी योर स्टैंडर्ड। ठीक, ये ना हो कि 5 या 6 नॉर्मली गलत हो रहे हैं, मतलब इवन टॉपर भी है तो 6 गलत कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड को वहां पे लेके जाना। अभी अब ब्लॉग एग्जाम तब ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह, तब पता लगेगा, क्योंकि वो जब पूरे यूनिट्स होते हैं उसमें फिर आपकी स्टडीज, उसकी रिटेंशन पावर, आपका आयु वहां पे चैलेंज होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो उसमें फिर जब होगा तो देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, थैंक यू। चलें जी, अब आपका 15 मिनट्स की What is ब्रेक scale है। modeling? अभी बताएं, जिसने जाना है वो चला जाए। 15 मिनट्स की ब्रेक है, 11 बजे डॉक्टर मुदस्सर लेंगे करेंगे और 11 बजे आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू जी। बेटा आप कौन हो, क्या कह रहे हो? Sir, Aries. Sir, मैंने पूछा है sir, what is scale modeling? कैल मॉडलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स के अंदर मौजूद होती है। कैल्शियम और कैल मॉडलिन का कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके रिजल्ट में स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम जब एक्टिवेट होते हैं, जिसके रिजल्ट में करेक्शन होती है स्मूथ मसल में। ठीक है, अभी तक यहाँ तक बता दूं, इसकी डिटेल्स होंगी तो फिर स्मूथ में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तक यहाँ पे जस्ट फॉर योर ओरिएंटेशन, मॉडलिन कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, प्रोटीन होती है, जिसके रिजल्ट में एक्शंस या सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं, जिसके रिजल्ट में कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होती है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स? लेक्चर समझ आया? जी सर। यस सर। चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।